अब मैं बड़े आदर के साथ प्रोफेसर सदानंद शाही जी को आपके बीच इस पुस्तक की समीक्षा के लिए बुलाना चाहूंगा। प्रोफेसर सदानंद शाही जी, मैं कह रहा था, प्रोफेसर सदानंद शाही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सीनियर प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ भोजपुरी अध्ययन के केंद्र के संस्थापक, प्रेमचंद साहित्य संस्थान के संस्थापक और निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के एसोसिएट की भूमिकाओं में रहकर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं प्रोफेसर सदानंद शाही जी। कबीर का घर व्याख्यान श्रृंखला देश विदेश में बहुत मकबूल हुई। जर्मनी की डार्ट फेलोशिप के अंतर्गत साउथ एशिया इंस्टीट्यूट जर्मनी में विजिटिंग फेलो रहते हुए रिसेप्शन ऑफ कबीर इन द वेस्ट पर आपने बड़ा काम किया है। बर्लिन, पेरिस, इटली के विश्वविद्यालयों में कबीर विषयक व्याख्यान अत्यंत चर्चित हुए और इनका प्रकाशन भी हुआ। अमेरिका में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में जाने का गौरव मिला है आपको और कबीर पर व्याख्यान देने का भी सुयोग मिला। मॉरिशस में आयोजित भोजपुरी सम्मेलन में सन 2000 में, 2009 में और 2014 में भाग लेकर हम सब भोजपुरी वालों का प्रतिनिधित्व किया है प्रोफेसर सदानंद शाही जी। हम लोग कर्तव्य ध्वनि से एक बार इनका स्वागत करें। और भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर के निमंत्रण पर 2017 में सिंगापुर की आपने यात्रा की। आप द्वारा रचित पुस्तकों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ का उल्लेख करने से मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं कि अपभ्रंश के धार्मिक मुक्तक और हिंदी संत काव्य, असीम कुछ भी नहीं कविता संग्रह, दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद, स्वयंभू जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हुई, कविता संग्रह सुख एक बासी चीज है, माटी पानी, गोदान को फिर से पढ़ते हुए, मुक्ति बोध आत्मा के शिल्पी, मदन मोहन मालवीय जी, शिक्षा और स्वाधीनता, मेरे राम का रंग मजीठ है, रहीमन धागा प्रेम का, कविता में काशी आदि आदि। आपको अनेक संस्थाओं और गणमान्य लोगों द्वारा विभूषित और सम्मानित किया गया है। उनका भी संक्षिप्त उल्लेख करने से कर दूं मैं बहुत जल्दी कि कबीर साहित्य के अध्ययन के लिए सुखदेव सिंह स्मिथ कबीर विवेक सम्मान मिला आपको। हिंदी और भोजपुरी की सेवा के लिए शब्दम सम्मान, नागरी भूषण सम्मान, मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा भोजपुरी सेवा के लिए विश्व भोजपुरी सम्मान से आपको 2014 में सम्मानित किया गया। आपने अंग्रेजी और बांग्ला से हिंदी में कई पुस्तकों का अनुवाद किया है। संप्रति साहित्यिक पत्रिका साखी और कर्मभूमि का संपादन भी कर रहे हैं और महामना की इस बगिया से एकदम लगे हुए सटे हुए नरिया में अपने रूफटॉप गार्डन के रंग बिरंगे आकर्षक फूल पौधों के बीच रहकर साहित्य और समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत आदर के साथ कहूंगा कि सद्य प्रकाशित और लोकार्पित पुस्तक बनारस के विश्वविद जननायक बाबू सिंह पर बखूबी समीक्षा करें आदरणीय प्रोफेसर सदानंद शाही जी। मंच पर और मंच के सामने उपस्थित विद्वज्जन और बनारस के विशिष्ट नागरिकगण, सच पूछे तो मंच पर आज बोलने वाले जितने लोग हैं, मैं इस मंच पर बैठने के सर्वथा अनुपयुक्त हूँ। प्रभात ने तो कम से कम किताब पूरी पढ़ी है और अनुवाद की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। मैंने किताब के 2-3 अध्याय बस पढ़े हैं और हमारे मित्र जिनको यहाँ बैठना चाहिए था, ध्रुव कुमार सिंह को, जिन्होंने इसकी अंग्रेजी में भी समीक्षा लिखी है और हिंदी में एक इसकी भूमिका लिखी है
और मैंने देखा कि दोनों अलग अलग हैं। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद नहीं है, हिंदी में अलग लिखा है और अंग्रेजी में जो बुक रिव्यू में है शायद, तो वो पढ़ा है। तो दूसरा, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो और इतिहास का जो क्षेत्र है वो बड़ा गंभीर क्षेत्र है और उसमें कदम बढ़ाने के लिए बहुत विवेक की जरूरत होती है। लेकिन अब यहाँ जिस भी परिस्थिति में आपके सामने खड़ा हूं, तो थोड़े शब्दों में कुछ बातें, कुछ ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूंगा। इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन साहित्य का विद्यार्थी हूं और दोनों में एक पड़ोस का रिश्ता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग और इतिहास विभाग पड़ोस में, वो तो है ही घनश्याम जी, लेकिन एक दोनों में, इतिहास और साहित्य में एक समानता ये है कि अपनी प्रकृति में दोनों ही वृतांत हैं। तो उतना भर इतिहास को समझने की या कुछ संगति के नाते इतिहास की गंभीरता को समझ थोड़ी बहुत है। और किसी लेखक ने कहा है, और आप सब जानते होंगे, कि अगर तुम इतिहास पर पिस्तौल चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर तोप के गोले बरसाएगा। और ये किताब बनारस के इतिहास को लेके ऐसे समय में आई है जब इतिहास सबसे आसान खेल हो गया है। व्हाट्सएप पर ही इतिहास लिखा जा रहा है। ऐसे दौर में बनारस के इतिहास को बदलने की या उसमें कुछ मूलभूत जोड़ने की आकांक्षा के साथ ये किताब आई है। पहले तो मैं सचमुच डरा हुआ था कि कहीं यह किताब भी उसी तरह की किताब हुई तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने ये सोचा था कि बीमारी का बहाना बना लूंगा और नहीं आऊंगा। लेकिन जब मैंने किताब को उलटने पलटने और जैसा कि मैंने कहा कि 2-3 अध्याय मैंने पढ़े, तो इतनी तो समझ है कि ये इतिहास की किताब है। और प्रभात ने इस बात की तस्दीक की कि प्रमाण सहित बातें, इतिहास की बातें प्रमाण के साथ कहना 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, उसके मध्याह्न में अचरज में डालता है। क्योंकि जिस तरह का हम इतिहास का एक धुआं देख रहे हैं, उस धुएं के बीच, धुआं के बीच, गुबार के बीच ये ठोस तथ्यों के आलोक में इतिहास पर रोशनी डालने वाली किताब है, ऐसा मैंने महसूस किया। अगर कुछ गलत होगा तो ध्रुव जी हमको संशोधित करेंगे। एक दो बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आजकल सारनाथ की ओर जाना मेरा बढ़ गया है, ज्यादा जाता हूँ। और ये 2-3 साल पहले मैंने सुना था, और सुन करके जब मैंने वो बात सुनी तो हंसी आई मुझे कि बनारस के किसी जमींदार ने घर बनवाने के लिए यहाँ से उसने ईंटें
उठवा ली थी, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। तो सचमुच ये लगा कि भाई कैसा जमींदार था। तो सबसे पहले मैंने इस किताब का जो अध्याय पढ़ा वो सारनाथ की खुदाई से संबंधित अध्याय था, और मुझे पता चला कि साहब वो जगत सिंह ही थे जिनके बारे में ये एक लोक प्रवाद है कि उन्होंने वहां से ईंट उठवाई और अपना घर बनवा लिया या तो सारनाथ की खोज में अब ठीक है कि उन्होंने कोई योजना बना के नहीं किया होगा, खुदाई जो शुरू कराई होगी बोध के साथ नहीं कराई होगी। ये किताब भी बताती है कि यहाँ हम कुछ पुरातत्व की सामग्री प्राप्त करेंगे और उससे अपने पुराने इतिहास की संरचना करेंगे। लेकिन जिस भी संयोग से उन्होंने जब खुदाई कराई और खुदाई के बाद जो सामग्री प्राप्त होनी शुरू हुई, तो उनका जो रिएक्शन हुआ और जो ट्रीटमेंट हुआ वो एक सजग संवेदनशील व्यक्ति का था कि साहब ये इसमें कुछ बहुत दुर्लभ निधियां हैं और इसको फिर जैसा है वैसा छोड़ देना चाहिए। और कहानी ये बताती है, जो वृतांत इसमें दिया गया है वो ये बताता है कि आगे जब सारनाथ की खुदाई शुरू हुई तो जगत सिंह ने जो खुदाई का काम कराया था उसकी स्मृति में बहुत मददगार साबित हुई। मैं समझता हूं कि उस अध्याय को और गंभीरता से लिखा जाना चाहिए, और ध्रुव जी ने अपनी भूमिका में इसको प्रस्तावित भी किया है कि इन तथ्यों के आलोक में जगत सिंह की भूमिका और सारनाथ की खोज की जो कहानी है वो नए सिरे से लिखी जानी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये समझ में आई। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई बार हम बनारस को एक खास तरह के बनारस के रूप में देखने के अभ्यासी हैं, जबकि बनारस का इतिहास हमको यही बताता है कि वो एक वचनात्मक नहीं है, बहुवचनात्मक है। और बनारस के बगल में सारनाथ का होना और प्रकाश की नगरी बनारस है, लेकिन सारी दुनिया को प्रकाश पहुंचाने का काम उस सारनाथ में हो रहा था जो बनारस से चंद कदम की दूरी पर है। तो ये जो सारनाथ और बनारस की एक परस्परता है और परस्पर स्पर्धी चारुता है, रामाज्ञा जी, इस पर भी नए सिरे से हमारे इतिहास के मित्र काम करें तो हमारे जैसे साहित्य के विद्यार्थियों के लिए का भला होगा। एक बात ये कहना चाहता था, और दूसरी बात जो बनारस के इतिहास को लेके कि प्रतिरोध की एक धारा है जो कभी बंद नहीं हुई। हम लोग बच्चे थे और अभी हमारे घरों में दियासलाई उस तरह से नहीं आई हुई थी, तो बोरसी में हम लोगों के यहाँ आग जिलाई जाती थी। तो ये जो एक प्रतिरोधी चेतना हमारे इतिहास में मौजूद थी, वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह एकदम से वह आग बुझ गई हो। भले ही वो राख के नीचे दबी हो, लेकिन वो आग मौजूद है। और चेत सिंह का विद्रोह और 1857 का विद्रोह और उसके बीच की एक कड़ी, और ऐसी आप देखें तो ऐसे जो विस्मृत जननायक हैं
हर इलाके में मौजूद हैं। मैं जिस इलाके से आता हूँ उस इलाके में एक फतेह बहादुर शाही का नाम आता है। प्रधान जी ने बड़ा अच्छा लेख लिखा था। तो अंग्रेजों की का जो अन्याय कहिए या उनकी जो अत्याचार है या एक औपनिवेशिक गुलामी है, उसके बरक्स एक प्रतिरोधी चेतना लगातार बनी रही, इस बात की पुष्टि भी यह किताब करती है। लेकिन कई बार प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, कई बार बाई प्रोडक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मुझे इस किताब में, यानी किताब का शीर्षक तो है बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह और 1799 के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी, लेकिन इसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में एक और नायक का चेहरा हमारे सामने उभरता है, और वह नायक है वजीर अली। और वजीर अली के बारे में तमाम विवरण इस अवध के नवाब के वंश का और विस्थापित और बनारस में भेजा गया। और ये किताब बताती है कि वो 1799 का, उसको जो भी कहें, स्वतंत्रता संघर्ष कहें, विद्रोह कहें, प्रतिरोध कहें, वो अचानक एक दिन नहीं हुआ था, उसकी तैयारी चल रही थी। और उस तैयारी में जगत सिंह और वजीर अली की जो एक परस्परता है और लगातार उनका संवाद है, वह मैं समझता हूं कि इस किताब का एक बाई प्रोडक्ट है। और बहुत सही समय पर 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के मध्याह्न में उसकी ओर ये किताब हमारा ध्यान दिला रही है, जबकि हमारी स्मृति के साथ बहुत सारा छल हो रहा है। स्मृति के बारे में हम इतने चयन धर्मी हो गए हैं कि बीच बीच के 200-200, 300-300 वर्ष की स्मृतियों को गायब कर दे रहे हैं, 1000 वर्ष पीछे चले जा रहे हैं। और 1000 वर्ष के पहले की या 600 वर्ष पहले की स्मृतियों को इस तरह से हमारे सामने रखा जा रहा है कि लग रहा है कि वो कल की घटनाएं हैं। हिंदू मुस्लिम यानी जगत सिंह और वजीर अली की जो एक परस्परता है, वह एक तरह से हिंदू मुस्लिम की परस्परता है। आक्रमण हुए होंगे और हुआ था, वो एक सच्चाई है, और आक्रमण के दौर में अन्याय हुए, वह भी एक सच्चाई है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि वजीर अली और जगत सिंह साथ साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, योजना बना रहे हैं। 1857 के बारे में तो इस पर पर्याप्त लिखा गया है कि हिंदू और मुसलमान मिल करके वो लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों के, और बाकायदा 1857 के बाद अंग्रेजों ने, इसको अलग से कहने की जरूरत नहीं है, केवल मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बाकायदा अंग्रेजों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि हिंदू मुसलमान में जो एकता पैदा हो गई है, परस्परता पैदा हो गई है,
एक सह अस्तित्व पैदा हो गया है, एक दूसरे के प्रति एक स्वीकार्यता पैदा हो गई है, उसको नष्ट किए बिना अंग्रेजी शासन यहाँ मकबूल नहीं हो सकता, बना नहीं रह सकता। तो बाकायदा योजना बनाकर अंग्रेजों ने वह काम किया और ऐसा एक रास्ता सुझाया, जो रास्ता आज भी हमारे सामने एक विकराल रूप में दिखाई पड़ता है। मैंने जैसा कहा कि वो जो परस्परता की स्मृति है, उसको हमने एकदम से डिलीट का बटन दबा दिया। यह किताब उस परस्परता को नए सिरे से रेखांकित करती है और हमारे सामने ठोस तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करती है। तो इस रूप में मुझे लगता है कि ये केवल बनारस के इतिहास नहीं, बल्कि स्मृति के उस हिस्से का पुनराविष्कार करके, पुनर्सृजन करके या उत्खनन करके यह किताब समूचे भारत के मुस्तकबिल और उसके भविष्य निर्माण के लिए हमको एक दृष्टि दे सकती है। और मित्रों, इतिहास का यही काम होता है कि वह हमें आगे चलने की, सही रास्ते पर चलने की तमीज देता है। और मैं समझता हूं कि यह किताब इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मुझे अवसर दिया इतने बड़े मंच पर बैठने का और इतने विद्वत जनों के बीच कुछ बिखरी बिखरी बातें कहने का। इसके लिए मैं हृदय से आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।